है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का नहीं तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकती और ना ही ऊर्जा हमारे द्वारा नष्ट हो सकती है। केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। अब इससे रिलेटेड कुछ बिंदु हैं। किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम यानी प्रोसेस के अंदर के समय कुल ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित रहती है। ऊर्जा के विविध रूप हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए हम किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराएं, हमारे हाथ में कोई प्लेट है, उसको अगर हम ऊंचाई से गिराते हैं तो प्लेट की जो स्थितिज ऊर्जा थी जो उसके अंदर संचित थी उसका अधिकांश भाग फर्श से टकराने यानी जब टकराएगा टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो आवाज़ आती है जैसे वो टूटती है। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह प्रक्रम अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होता है और इस प्रकार जलाने पर मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय व प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रयोजन के रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोजन रूप में क्षयित हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वह उपयुक्त हो जाता है, पुनः उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अब जैसे मोमबत्ती को आपने खर्च कर दिया तो मोमबत्ती को दोबारा काम में नहीं ले सकते हम, ठीक है। उत्तम ईंधन क्या है? वह ईंधन जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे और सरलता से सुलभ हो, यानी आराम से वो मिल सके, जिसका परिवहन आसान हो, उत्तम ईंधन कहलाता है, ठीक है। उत्तम ईंधन का पहला गुण है कि वो प्रदूषण कम करेगा। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करने वाला होगा, यानी कम से कम द्रव्यमान पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा। जो सरलता से उपलब्ध हो, जिसका भंडारण व परिवहन आसानी से किया जा सके, जो क्या हो? सस्ता। ये क्या है? आपके एक उत्तम ईंधन के क्या है? गुण हैं, ठीक। इसके बाद है कि उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार हैं, जैसे कि नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिनका उत्पादन और उपयोग सालों साल किया जा सके, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं, जैसे हवा, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। अनवीनीकरण स्रोत क्या होंगे? ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त हैं, यानी समाप्त के निकट है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएंगी, प्राकृतिक गैस भी क्या होगी? एक समय पर आगे खत्म हो जाएगी। तो नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं। वे स्रोत जो असीमित है और ये स्रोत क्या है? सीमित है। इनका उत्पादन एवं उपयोग वर्षों वर्ष यानी कि बहुत समय तक चलता है, इनका वर्षों वर्ष तक नहीं चलता। ये समाप्त यानी कि समाप्त स्रोत नहीं है, ये समाप्त स्रोत है, यानी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण हवा, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा, महासागरीय तरंग। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर है ऊर्जा के स्रोत। उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या विकल्प के रूप में स्रोत। तो देखो ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो है पारंपरिक और एक है गैर पारंपरिक। अब है आपके जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तापीय विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है, आपके जैव मात्रा, बायोमास और पवन ऊर्जा, इसको हम आराम से यूज कर रहे हैं। सौर ऊर्जा जैसे कुकर व सौर पैनल, समुद्रों से प्राप्त ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये आपके गैर परंपरागत स्रोत हैं। और ये परंपरागत यानी हम आराम से इनको काम में ले रहे हैं लंबे समय से। अब ऊर्जा के पारंपरिक जो स्रोत हैं वो लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है, इसके कारण ये क्या है? आपके पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हो
ये आपके रिएक्टर लग रहे हैं, ये आपके जल से ऊर्जा बन रही है, यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र लग रहे हैं आपके, ठीक। और ये आपके पवन ऊर्जा है, यहाँ पे ये आपके तापीय ऊर्जा है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं आपके? जीवाश्मी ईंधन जिसमें आपके कोयला पेट्रोलियम मिलता है, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा बायोमास और पवन ऊर्जा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। फिर है आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका हाल के दिनों में वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन के रूप में हम उनका उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमने देखो सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ा दिया है, महासागरीय ऊर्जाओं का उपयोग बढ़ा दिया है, तरंगीय ऊर्जाओं का उपयोग बढ़ा दिया है। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक जो स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है, वो कौन कौन से? सौर ऊर्जा है जो आपको दिख रही है, सौर की हमने बहुत ज़्यादा देखी है। फिर है आपके समुद्र से प्राप्त ऊर्जा जैसे ज्वारीय ऊर्जा है या तरंग ऊर्जा है या महासागरीय तापीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। फिर है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कि जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद होता है, जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। ये 8th क्लास में खूब याद करवाएं आपको। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमें क्या मिलते हैं? सजीवों के अवशेषों से मिलते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में दब गए थे। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में कोयले की निर्भरता। कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्मी ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। बिल्कुल हैं। आज भी ऊर्जा की कुल खपत का अधिकांश भाग, लगभग 70% भाग कोयले से ही पूरा किया जाता है। ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जीवाश्मी ईंधन की उपयोगिता। घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन, प्राकृतिक गैस। वाहनों में हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला व अन्य जीवाश्मी ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ईंधन से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रही। अब है जीवाश्मी ईंधनों को जलने की इनकी हानियाँ क्या है। देखो, ये जलने पर धुआं उत्पन्न करते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। इनको जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण है। ये CO2, मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव को भी बढ़ाते हैं। तो ये भी याद कर लेना कि हमारे जो पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जीवाश्मी ईंधन, उसको उपयोग में लेने से हमें क्या क्या नुकसान भी है। अम्लीय वर्षा क्या है? जीवाश्मी ईंधनों को जलाने से ये कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा की हानि क्या है? ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनके पत्तों व फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे कई जीव मर जाते हैं। ये साथ साथ मृदा को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिससे मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। जीवाश्मी ईंधनों से उत्पन्न प्रदूषकों को कम करने का उपाय क्या है? दहन के प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके उसके प्रदूषण को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों का उपयोग किया जाए। हमें जीवाश्मी ईंधनों का संरक्षण करना चाहिए। जीवाश्मी ईंधनों का संरक्षण करने का कारण, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं, यानी कि दोबारा इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति में जीवाश्मी ईंधनों का भंडार कैसा है? सीमित है। जीवाश्मी ईंधनों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। टरबाइन सिद्धांत क्या है? टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से कार्य करता है। इसके रोटर ब्लेड को घुमाने के लिए गति देनी होती है जो इसे गतिशील पदार्थ जैसे जल या वायु अथवा भाप से प्राप्त होता है, जिससे ये रोटर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनामो के शाफ्ट को घुमा देती है। यही टरबाइन का सिद्धांत है। ये डायरेक्टली आने वाला आपके क्वेश्चन है। फिर है कि ताप विद्युत की प्रक्रिया। ताप विद्युत की प्रक्रिया में टरबाइन को घुमाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे कि ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, उष्मा देकर जल से भाप उत्पन्न करना और पवन के तेज झोंकों के द्वारा। ठीक है।
अब है यह प्रक्रिया निम्न है, जैसे ऊर्जा के स्रोत के द्वारा टरबाइन को घुमाना, फिर टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन के द्वारा ली गई यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा डायनेमो के शाफ्ट को घुमाएंगे और डायनेमो के द्वारा विद्युत का उत्पादन होगा। देखो यहाँ पे जैसे जीवाश्म ईंधन हमारा कोयला है, प्रेशर कुकर को क्या करेगा, गर्म करेगा, तो इसमें क्या बनेगी, गैस बनेगी। गैस भाप के रूप में इस टरबाइन को चलाएगी, टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा, तो इसके डायनेमो की शाफ्ट भी घूमेगी और हमें लास्ट में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे हमारा बल्ब जलेगा। फिर है आपके तापीय विद्युत संयंत्र। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। इन संयंत्रों में ईंधन के दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, इसलिए इसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। बहुत ही तापीय संयंत्रों के कोयले अथवा तेल के क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, यानी बहुत सारे जो तापीय संयंत्र है वो कोयले अथवा तेल के क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं, ताकि समान दूरियों तक कोयले व पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष हो सके। फिर है जल विद्युत संयंत्र। ये क्या है, जल विद्युत संयंत्र में बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई से स्थित जल, यानी ऊंचाई से कोई जल गिर रहा है, कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए कृत्रिम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, जिसमें नदियों या जलाशयों के बहाव को रोक दिया जाता है, बड़े बड़े जलाशयों को, और कृत्रिम झीलों का निर्माण किया जाता है। जल को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। जब इनमें जल का स्तर ऊंचा हो जाता है तो इसे पाइप के द्वारा एक धार से बांध के आधार पर स्थापित टरबाइन के ब्लेड को घुमाया जाता है, जिससे जनित्र यानी डायनेमो के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। जैसे ये देखो ये बना रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ा डैम है। ये देखो ये पानी भरा हुआ है पूरा पूरा। अब ये पानी यहाँ से आया है अंदर से, तो ये देखो जैसे बांसवाड़ा का माही डैम है, आपके नियरेस्ट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर है हमारा माही डैम। तो माही डैम के जैसे यहाँ पे देखो इस पानी को रोक रखा है इधर, और धीरे धीरे इस पानी को छोड़ा जा रहा है। तो इसके नीचे क्या लगी होगी, टरबाइन लगी होगी, और टरबाइन क्या करेगी, घूमेगी, डायनेमो को घुमाएगी और विद्युत का उत्पादन करेगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध, जिसके निर्माण परियोजना का विरोध हुआ था। बांधों के टूटने पर भयंकर बाढ़ आने का भी खतरा है। इससे पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं, वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने गलने लगते हैं। विघटन होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण से होने वाले नुकसान। बांधों के निर्माण से बहुत से कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है, मानव आवास नष्ट हो जाते हैं, आसपास के लोगों अथवा जीव जंतुओं को विस्थापित होना पड़ता है, जिनसे उनके पुनरावास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान होता है। ऊर्जा के पारंपरिक जो स्रोत हैं उनके प्रौद्योगिकी में सुधार। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार के क्रम में दो प्रमुख प्रचलित आपके विधियां हैं, जैसे कि जैव मात्रा यानी बायोमास, और दूसरा है पवन ऊर्जा। जैव मात्रा का क्या है, बे ईंधन। जैव मात्रा किसे कहते हैं, बे ईंधन जो हमें पादप अथवा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव मात्रा कहते हैं। जैसे लकड़ी है, गोबर है, सूखे पत्ते हैं और तने हैं। ये ज्वाला के साथ जलते हैं। इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। ये ईंधन ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर सकते ज़्यादा। ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। चारकोल या काष्ठ कोयला। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल एवं वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसके अवशेष के रूप में क्या बचता है, चारकोल बचता है जलाने के बाद में चारकोल। ठीक है। चारकोल के गुण। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, यानी इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है चारकोल की। जैव गैस या गोबर गैस। जैव गैस का प्रचलित नाम है गोबर गैस, क्योंकि इस गैस को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से गोबर का, इसलिए इसको गोबर गैस ही बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या है, जैव गैस एक संयंत्र में उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे ये देखो इस संयंत्र, इसमें गोबर डाल दिया, इसमें गैस बनेगी अंदर, उस गैस को हम बाहर काम में लेंगे। इस संयंत्र को जैव गैस या जैव गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र भी कहते हैं। इस गैस का उपयोग ईंधन, प्रकाश ऊर्जा
के रूप में गांव देहात में किया जाता है। ये एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है। इसकी तापन क्षमता अधिक होती है, ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। इसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। तकनीकी प्रयोग के लिए ये एक सस्ता ईंधन है, यानी कि इससे उत्पन्न शेष बची स्लैरी का उपयोग एक उत्तम खाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। बायोगैस का निर्माण गोबर गैस यानी कि गोबर से फसलों के काटने के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट सब्जियों के अपशिष्ट विविध पादप या बाहित मल या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं। बायोगैस या जैव गैस का निर्माण होता है। कर्दम जैव गैस बनाने के लिए मिश्री टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल डाला जाता है, जिसे कर्दम या स्लैरी बोलते हैं। अब है आपके सैपाचित संयंत्र। सैपाचित के चारों ओर बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इसे बायोगैस संयंत्र का सबसे बड़ा प्रमुख भाग होता है। इसी भाग में अवायवीय सूक्ष्म जीव स्लैरी जो होती है, गोबर गैस की जो स्लैरी होती है उसके जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं। देखो यहाँ से एक कर्दम हमने डाला, ये गया अंदर, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा पात्र है, डाइजेस्टर। अब इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं ये दोनों तरफ से डालते हैं, इधर से भी डालते हैं, इधर से भी डालते हैं। तो जो भी यहाँ पे बायो जीव जो होंगे क्या करेंगे, सड़ाएंगे और कौन सी गैस बनाएंगे बाहर निकलने के लिए, CH4 मीथेन गैस। और उस गैस से हमें क्या मिलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा। फिर है बायोगैस के निर्माण की प्रक्रिया। मिश्रण टंकी में कर्दम या स्लैरी का डालना, अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा गोबर की स्लैरी के जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपघटन करना। अपघटन के पश्चात मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैसों का उत्पन्न होना। बनी हुई गैस को एक टंकी में संचित करना और प्रक्रम के द्वारा शेष बची आपकी स्लैरी यानी निर्गम टंकी में इसको इकट्ठा होने देना। तो कौन कौन सी गैस बनती है बायोगैस में, मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। जैव गैस निर्माण में कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसके निर्माण से ऊर्जा सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है हमें। इसके निर्माण से उत्तम खाद मिलता है। इसके निर्माण से अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का एक सुरक्षित उपाय भी मिलता है आपको। पवन ऊर्जा, आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जा रहा है। पवन गतिशील वायु को पवन कहते हैं, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है, इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। पवन की उत्पत्ति सूर्य के विकिरणों के द्वारा भूखंड यानी जमीन तथा जलाशयों के असमान तृप्त होने के कारण वायुओं में उत्पन्न गति होती है, जिसे हम पवनों के प्रवाह के रूप में देखते हैं। पवन चक्की एक संयंत्र है जिससे पवन के गतिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। पवन चक्की की संरचना। पवन चक्की किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे समान होती है जिसे किसी दृढ़ यानी कि मजबूत आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। पवन ऊर्जा फार्म, किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती है, इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म बोलते हैं। पवन चक्की के द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत का निर्माण करना। अब व्यापारिक स्तर पर विद्युत का निर्माण करने के लिए पवन ऊर्जा फॉर्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर एक दूसरे से युग्मित यानी जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों के द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। डेनमार्क पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है, इसलिए इसे पवनों का देश भी कहते हैं। किसको? डेनमार्क को। यहाँ देश की 25% से भी अधिक विद्युत की जो पूर्ति है वो पवन चक्कियों की विशाल नेटवर्क के द्वारा पूरी होती है, उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा का जो विषय है उसके अंदर विशेषता है वो ये है कि पवन ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का एक दक्ष व पर्यावरण हितैषी स्रोत है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। पवन ऊर्जा के उपयोग व उसकी सीमा है। पवन ऊर्जा केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो। टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल
15 किलोमीटर एक घंटे में, यानी एक घंटे में 15 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए। किसकी? पवन की। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म की लगभग 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए आरंभिक लागत अत्यधिक है, उनके लिए उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता होती है। अब है आपके टॉपिक कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के। वैकल्पिक स्रोत का मतलब ये है कि हम इन्हें पहले काम में नहीं ले रहे थे, लेकिन अब काम में ले रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का तात्पर्य है कि ऊर्जा के उन स्रोतों से जिसे हम पहले प्रयोग में नहीं, परंतु वर्तमान में नई प्रौद्योगिकी यानी कि नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में उसे देखा जा रहा है या प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि पहली है सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ये दृश्य प्रकाश के रूप में, इसके अलावा आपके अवरक्त किरणें, आपके इंफ्रारेड जो रेज होती है, फिर है आपके पराबैंगनी किरणों के रूप में, अल्ट्रा वायलेट रेज के रूप में। अब ये क्वेश्चन है आपके सौर स्थिरांक किसे हैं? पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान होता है आपके 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्तियाँ। इन युक्तियों में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग ऊष्मक के रूप में किया जाता है, जो कि ऊष्मा को एकत्रित करने का कार्य करती है। जैसे कि आपके पहला है कि सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में कैसे काम में लेते हैं। एक तो सौर कुकर, जो अभी हम देखेंगे इसके बाद में, फिर आपके सौर जल तापक, सौर गीजर, सौर जल पंप, ये तीनों हम सौर ऊर्जा से चला सकते हैं। अब सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इन युक्तियों में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर उनको उपयोग में लाया जाता है। जैसे सौर सेल है। सौर कुकर क्या है? वह युक्ति जिसमें सूर्य की किरणों को फोकस, यानी कि आपके सूर्य की किरणों को, वह युक्ति जिसमें सूर्य की किरणों को, अब है आपके कि सौर कुकर किसे कहते हैं? वह युक्ति जिसमें सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग एक बॉक्स के ऊपर लगाकर किया जाता है, कि सूर्य की किरणों को एक जगह फोकस किया जाता है, यानी कि एक जगह उनको इकट्ठा किया जाता है। देखो, सौर कुकर वह युक्ति जिसमें सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग एक बॉक्स के ऊपर लगाकर किया जाता है, जो बढ़िया ऊष्मक की भांति कार्य करता है, यानी एक जगह उसको फोकस करते हैं हम। इसमें कांच की सीट का एक ढक्कन होता है, जैसे दिखा रखा है आपको ढक्कन, ये वाला, जो इसके अंदर प्रवेश करने वाली ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता। यह भोजन पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सौर कुकर का सिद्धांत, यानी सौर कुकर काम कैसे करता है, इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है कि काला रंग ऊष्मा को अधिक सोखता है। आप गर्मियों के अंदर काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें काले रंग से अवशोषित तो होती है पर उत्सर्जित वापस नहीं होती है। जबकि सर्दियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है कि हमारा कपड़ा सूर्य से आने वाली ऊर्जा यानी ऊष्मा को ले और वापस नहीं दे, जिससे हमारा शरीर थोड़ा गर्म रहे। तो इस सिद्धांत के आधार पर सौर कुकर के चारों तरफ काला रंग या रंगा जाता है, ताकि अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को अधिक से अधिक समय तक सोख सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस सिद्धांत के अनुसार सौर कुकर में एक कांच की सीट ढक्कन के ऊपर लगाई जाता है, ताकि उसके अंदर प्रवेश करने वाली विकिरण ऊष्मा बाहर न आ सके, अंदर ऊष्मा लगातार बनी रहे। तो ये दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। सौर कुकर के लाभ क्या हैं और उसकी हानियाँ क्या है?
भारत में सौर ऊर्जा लगभग सभी जगहों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह पर्यावरण हितैषी है। इन कुकरों के उपयोग में से एक साथ एक से अधिक खाना बनाया जा सकता है। सौर कुकर की हानियाँ क्या है? यह सभी प्रकार के भोजन बनाने में उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग केवल तेज़ धूप वाले दिनों में ही किया जा सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों यानी जहाँ बर्फ़ पड़ती है या उन क्षेत्रों में जहाँ पे सूर्य बहुत कम दिखाई देता है, उनके लिए इसका उपयोग सीमित है। ठीक। फिर दूसरा है आपके सौर सेल। ये सौर ऊर्जा से चलने वाली एक युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सौर सेलों को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। परंतु सौर सेल बनाने के उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। धूप में रखे जाने वाली किसी भी प्ररूपी सौर सेल से 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक का वोल्टता विकसित होती है। लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये वॉट क्या है और वोल्ट क्या है, ये हम चैप्टर आपके 12 में पढ़ेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है आपके। सौर पैनल। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयुक्त करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर सेलों के एक दूसरे से जुड़कर सौर पैनल बनाया जाता है। इसे जोड़ने के लिए चांदी यानी सिल्वर का उपयोग किया जाता है। अब सौर सेल का उपयोग क्या है, उससे क्या लाभ है? सौर सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आसानी रहती है। सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन यंत्र, बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग होता है। रेडियो, वायरलेस सिस्टम, सुदूर क्षेत्रों की टीवी, रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग होता है। सौर सेल के लाभ क्या है? इसमें कोई गतिमान कल्पुर्जा नहीं होता। इसका रखरखाव सस्ता होता है। ये बिना किसी फंक्शन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। इन्हें सुदूर या अगम्य स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ जाना संभव नहीं हो। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है ये। इससे प्रदूषण नहीं होता और पर्यावरण हितैषी है ये। अब सौर सेल की सीमाएं क्या हैं कि सौर सेल के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया बहुत महंगी है। सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता क्या है? सीमित है। सौर सेल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण इसकी लागत और बढ़ जाती है। महंगाई होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। सभी लोग सौर सेल नहीं लगाते क्योंकि महंगा है थोड़ा। अब है आपका समुद्रों से ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है तरंग ऊर्जा और तीसरा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा को समझते हैं। देखो, ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक आता है आपके ज्वार एवं भाटा। पानी का उठना ज्वार है और पानी का वापस गिरना क्या है? भाटा है। ऐसे पानी उठा और पानी वापस आया। ठीक। तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्रों में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने अथवा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वार भाटा समुद्र के जल के स्तर को दिन में परिवर्तन होने की परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जा सकता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वार ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगी। देखो, होता क्या है कि समुद्र का कोई संकीर्ण पार्ट है, जैसे बहुत बड़ा समुद्र है पर कोई जगह ऐसे संकीर्ण पार्ट है, तो वहाँ पे क्या है, एक बांध बना देंगे इस तरीके से। ठीक है। अब इस बांध में क्या होगा कि इस तरीके से लहर उठेगी तो बांध के ऊपर इस तरीके से पानी आएगा, तो वो पानी क्या वापस नीचे गिरेगा। जब ये गिरेगा तो टरबाइन पे गिरेगा। तो जब ये टरबाइन पे गिरेगा तो उस समय क्या होगी, टरबाइन घूमेगी और डायनामो के द्वारा विद्युत ऊर्जा बनाएगी। अब है तरंग ऊर्जा। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवनें तरंग उत्पन्न करती है। इन विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इन तरंगों को ट्रैप किया जाता है। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए
बहुत सारी युक्तियाँ विकसित की गई है जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब होता क्या, महासागरों में आपको पता है कि जैसे ज्वार एवं भाटा आया, ऐसे तरंग यानी हवाएं चलती है भयंकर, और वो तरंगें क्या करती है कि हमारी टरबाइन को घुमा सकती है आराम से। तो टरबाइन घूमेगी तो डायनामो के द्वारा क्या बनेगी, आपके विद्युत बनेगी। तरंग ऊर्जा की सीमाएं क्या है? तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यापारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगे अत्यंत प्रबल हो, यानी समुद्र के उस भाग में जहाँ पे तरंगे बहुत ज़्यादा प्रबल हो। तीसरा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्रों और महासागरों के पृष्ठ के जल का ताप और गहराई के ताप में अंतर से प्राप्त तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत संयंत्रों के उपयोग से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरित होकर विद्युत संयंत्र या एक यंत्र है जो कि समुद्र तथा महासागरों के पृष्ठ या गहराई के तापों के अंतर से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब है आपके कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का दोहन। इसके दोहन के लिए OTEC विद्युत संयंत्र का उपयोग किया जाता है। यह संयंत्र महासागर के पृष्ठ यानी ऊपर पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो OTC संयंत्र कार्य करता है। पृष्ठ के तृप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों की वाष्प से जनित्र टरबाइन को घुमाया जाता है। महासागरीय गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। टरबाइन घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। अब OTC विद्युत संयंत्र की सीमाएं क्या है? महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप कितना है और उसके 2 किलोमीटर गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री का अंतर हो तो ही OTC कार्य करेगा। ठीक है, इसके दक्षता पूर्वक जो कार्य है वो व्यापारिक दोहन में कठिनाई है, क्योंकि देखो ये संभव थोड़ा कम है। इस टेम्परेचर का होना ज़रूरी है कि इतना अंतर होना चाहिए। जैसे कोई समुद्र है उसके बाहर और उसके 2 किलोमीटर नीचे गहराई पे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ताप का अंतर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस, तब जाके ये संयंत्र काम करेगा। फिर है आपकी B भूतापीय ऊर्जा। जब भूमिगत जल तृप्त स्थलों से संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों के द्वारा निकाल ली जाती है। यह भाप विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। तृप्त स्थल हॉट स्पॉट। भूमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी की गहराइयों में तृप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर की ओर धकेली जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्रित हो जाती है। इन क्षेत्रों को तृप्त स्थल कहते हैं। अब है आपके कि गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत। तृप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए जो निकास मार्ग होता है, इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत कहते हैं। इसके लाभ क्या है? इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है। इसकी व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यावहारिक है, यानी आराम से कर सकते हैं। सीमाएं। पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा का क्षेत्र बहुत कम है। ऐसे तृप्त स्थलों की गहराई पर पाइप पहुंचाना थोड़ा मुश्किल की नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है हमें। एक तो है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एक बाहरी नाभिक का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम जैसे बाहरी नाभिकों के परमाणुओं के नाभिक का निम्न ऊर्जा वाले तापीय न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जिसके दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये देखो, ये एक बाहरी नाभिक है, इससे 2 हल्के नाभिक, तो ये हमें ऊर्जा मिल गई। जब हमने ये नाभिक तोड़े तो ये क्या मिली हमें? ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा मिली है, इस ऊर्जा को हम क्या करेंगे? काम लेंगे। ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम काम लेंगे। तापीय न्यूट्रॉन। वे न्यूट्रॉन जो नाभिकीय रिएक्टर में उपस्थित भारी जल या मंदक से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, ऐसे न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं।
इनका उपयोग परमाणु के नाभिक को तोड़ने के लिए किया जाता है और इन्हीं न्यूट्रॉनों से नाभिक पर बमबारी की जाती है। अब है आपके नाभिकीय विखंडन हो गया। फिर है नाभिकीय संलयन। दो हल्के नाभिकों का टूटकर एक भारी नाभिक में संलयित हो जाना नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे दो सामान्यतः हाइड्रोजन नाभिक है संलयित होकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। जो मेरे से साइंस पढ़ने उनको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो दो हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो परमाणु क्रमांक क्या बनेगा आपके 2 हीलियम, साथ में न्यूट्रॉन प्लस ऊष्मा। ये क्रिया किस में चल रही है लगातार? सूर्य के अंदर। यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन के लिए उपयोग हुआ है। जबकि हाइड्रोजन का सामान्यतः परमाणु भार 1 होता है तो 3 भार वाले हीलियम का निर्माण हुआ है। एक न्यूट्रॉन ऊर्जा के रूप में मुक्त हुई है। नाभिकीय संलयन को संपन्न करने के लिए अत्यधिक दाब व ताप की जरूरत होती है। तो ये पूरी क्रिया कहाँ चल रही है? हमारे सूर्य में। और सूर्य से हमें रोज़ एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आपको सूर्य से ऊर्जा तो मिल ही रही है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अब इस चैप्टर को क्या आपको लिखना नहीं है किसी को भी। अब इसके क्या है, मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा आपको। तो क्वेश्चन आंसर उतार लेना आप लोग। ये पूरा वीडियो आपको 6ठी क्लास से लेके और 10वीं क्लास के हर बच्चे को देखना है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से उतार लेना। ऊर्जा जो टॉपिक है वो आपके 6th क्लास में भी है और आपके 10th क्लास में भी है, इसलिए सारे बच्चे पढ़ेंगे इसको।